नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल STG4 में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग अशोक के बारे में जानेंगे। आप जानते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार किया है और इस वीडियो के माध्यम से अशोक के संपूर्ण जीवन की जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे और उन तथ्यों को भी जानेंगे जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, अशोक के शासन काल की बात की जाए तो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व माना जाता है। दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि शासन काल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व माना जाता है, लेकिन वास्तविक राज्याभिषेक जो कराता है वो अशोक 269 ईस्वी में, यानी कि लगभग 4 साल बाद। तब तक वो 4 साल क्या करता है, तो उज्जैन में राज्यपाल के रूप में कार्य करता है और वहीं से अपने शासन का विस्तार करता है और मगध साम्राज्य पर अपने वर्चस्व स्थापित करता है। क्यों ऐसा करना पड़ा उसे? क्योंकि वो अपने पिता बिंदुसार के इच्छा के खिलाफ शासक बना था। आगे आप लोग पढ़ेंगे, समझ में आएंगी चीजें। कई परंपराएं, कई कथाएं चलती हैं अशोक के बारे में। कोई मिथ्या कहता है, कोई वास्तविक कहता है। तो बिंदुसार के इच्छा के विरुद्ध शासक बना, यह हमें जानकारी प्राप्त होती है जैन अनुश्रुति से। यानी कि जो जैन साधु संत थे या जो जैन धर्म से संबंधित साहित्य थे, वहां से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि बिंदुसार जो है, बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध जो है अशोक शासक बना। सिंहली अनुश्रुति, सिंहली आप जानते हैं श्रीलंका को कहते हैं, और श्रीलंका में बौद्ध धर्म का विस्तार था। दीपवंशों, महावंशों, इन सभी के माध्यम से जो है पता चलता है हमें कि अशोक जो है अपने 99 भाइयों की हत्या के पश्चात शासक बना था। तो ये दो महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान रखेंगे। जैन अनुश्रुति के अनुसार बिंदुसार के इच्छा के विरुद्ध अशोक शासक बनता है और सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अपने 99 भाइयों की हत्या करके अशोक शासक बनता है। सामान्य तौर पे दोस्तों नेक्स्ट देखें तो सामान्य तौर पे अशोक जो है, अशोक को उसके अभिलेखों में देवानाम पियदस्सी से दर्शाया गया है। यानी अशोक को देवानाम पियदस्सी कहकर संबोधित किया गया है। देवानाम पियदस्सी का अर्थ होता है देवों का प्रिय या देवताओं का प्रिय। दोस्तों, यहां से एक बात पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये ब्राह्मण धर्म का अनुपालन करने वाला होगा। इससे अशोक के धर्म से संबंधित चर्चा आगे होगी। अशोक के कई अभिलेख हैं, उसमें से कुछ छोटे अभिलेख हैं। मास्की, गुर्जरा, नेटुर, उदगोलम, ये 4 अभिलेख जो है, मास्की, गुर्जरा, नेटुर, उदेगोलम, इन अभिलेखों से जो है अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। यानी अभिलेख, शिलालेख, लघुलेख बहुत सारे थे अशोक से संबंधित, लेकिन ये मात्र 4 ही ऐसे अभिलेख हैं जिनमें अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। मास्की, गुर्जरा, नेटुर, उदेगोलम। पुराणों में बात की जाए, आप जानते हैं कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित है पुराण, और पुराण में अशोक वर्धन कहकर अशोक को संबोधित किया गया है। वहीं दीपवंश, बौद्ध धर्म से संबंधित दीपवंश में इसको करमोली कहा गया है। करमोली यानी कि कर माफ करने वाला। लघु शिलालेख जो मास्की है, यहाँ 4 आप लघु शिलालेख देख रहे हैं, मास्की, गुर्जरा, नेटुर और उदेगोलम। उसमें से मास्की जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी मास्की अभिलेख में जो है अशोक स्वयं को बुद्ध शाक्य कहता है, और यही अभिलेख, मास्की अभिलेख ही उसके राज्याभिषेक से संबंधित जानकारी देता है। तो मास्की अभिलेख जो है इसके 2 महत्वपूर्ण तथ्य हो जाते हैं। एक तथ्य यह है कि इसमें अशोक जो है स्वयं को बुद्ध शाक्य घोषित करता है, और दूसरा मास्की अभिलेख इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अशोक के राज्य अभिषेक से संबंधित जो वर्णन है वो इस मास्की अभिलेख में दिखाई देता है। नेक्स्ट बात की जाए, अगर अशोक के साम्राज्य के विस्तार की बात की जाए तो एक बड़ा क्षेत्र इसके शासन के अंतर्गत आता था। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी कि अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, पश्चिम में कठियावाड़ यानी कि गुजरात के क्षेत्र से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था। इसके अलावा कलहड़ की राजतरंगिणी से आप लोग परिचित हैं। इसमें उसके कश्मीर पर अधिकार होने की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि कश्मीर पर भी अशोक का शासन था। इसके शासन का विस्तार कश्मीर तक था उत्तर में, और कश्मीर में श्रीनगर
या नेपाल में देवपतनम नगर हो, इस दोनों नगर को अशोक ने ही बसाया था। कश्मीर के श्रीनगर को और नेपाल में देवपतन को अशोक ने बसाया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करें तथ्य की, तो अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, ध्यान रखेंगे किस वर्ष, अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करता है और कलिंग की राजधानी तोसली, यहां देखेंगे आप, कलिंग की राजधानी तोसली पर क्या करता है, अधिकार कर लेता है। और इसका वर्णन किसमें है, तो 13वें शिलालेख में। याद रखेंगे कलिंग आक्रमण का वर्णन 13वें शिलालेख में है। कब करता है, तो अपने शासन के, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, ईस्वी याद रखेंगे 261 ईसा पूर्व, और कलिंग की राजधानी याद रखेंगे तोसली। इस आक्रमण के बाद क्या होता है कि बहुत बड़ा एक नरसंहार होता है, और इस नरसंहार को देखकर अशोक विचलित हो जाता है और इसी समय युद्ध नीति का त्याग कर देता है और धम्म नीति को अपनाता है। धम्म नीति क्या है, इसको आगे हम लोग विस्तार से जानेंगे। दोस्तों नेक्स्ट तथ्य देखा जाए तो दीपवंश और महावंश के अनुसार ऐसा माना जाता है, दीपवंश और महावंश में वर्णित है कि अशोक अपने बड़े भाई सुमन और सुमन के पुत्र निर्ग्रोध, सुमन के पुत्र निग्रोध से प्रभावित होकर वो बौद्ध धर्म अपना लिया था। और बौद्ध धर्म से संबंधित उस समय बहुत ही प्रचलित एक भिक्षु हुआ करते थे, नाम था उपगुप्त। यही उपगुप्त जो है अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं। तो प्रभावित किसके होकर प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाता है, तो अपने बड़े भाई सुमन के पुत्र निग्रोध से प्रभावित होकर। और कौन दीक्षा देता है, तो उपगुप्त दीक्षा देते हैं। क्यों ये युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति अपनाता है, तो कलिंग युद्ध में जो नरसंहार हुआ था उससे विचलित होकर। अब आते हैं अशोक के धर्म से संबंधित क्या वर्णन मिलता है हमें। तो माना जाता है कि अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। इसको आप यहां से समझ सकते हैं कि अशोक जो है अपने शिलालेखों में अपने आप को देवानाम प्रियदर्शी के रूप में संबोधित किया है, यानी देवताओं के प्रिय। ये जो है ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, इस कारण यहां समझ सकते हैं कि ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था अशोक। लेकिन जो कलहड़ का राजतरंगिणी है उसमें यह वर्णन मिलता है कि यह शैव धर्म का अनुयायी था। धर्म क्या, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं, वहां से सभी धर्मों की चर्चा की गई है। तो आइए, राजतरंगिणी में अशोक जो है, अशोक के शैव धर्म होने की, शैव धर्म से संबंधित होने की चर्चा है। एक शिलालेख है, यह भी लघु शिलालेख है, नाम है भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख, भाब्रू शिलालेख में स्पष्ट रूप से अशोक जो है बुद्ध, धम्म और संघ का अभिवादन करता है। तो बुद्ध, धम्म और संघ का वर्णन या उसका अभिवादन करता है। ये किस शिलालेख से संबंधित है, तो लघु शिलालेख भाब्रू शिलालेख से, यानी भाब्रू के शिलालेख में ये वर्णन है, बुद्ध, धम्म और संघ का वर्णन है। अब देखिए फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे कि अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष वो कलिंग पर आक्रमण करता है और राज्य अभिषेक के यानी शासन के 10वें वर्ष वो जो है सर्वप्रथम बोध गया जाता है, अपने शासन के 10वें वर्ष, और बोध गया जाता है और यहीं से इसका धम्म यात्रा शुरू होता है और बुद्ध से संबंधित जितने स्थल है उन सभी स्थलों का भ्रमण करता है। इसी प्रक्रिया में वो 20वें वर्ष, अपने शासन के 20वें वर्ष जाता है लुम्बिनी ग्राम, और आप जानते हैं लुम्बिनी ग्राम में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और इस गांव में जाकर वो इस गांव को कर मुक्त घोषित कर देता है और उसके बाद कर व्यवस्था को घटाकर 1/8 भाग कर देता है। तो ध्यान रखेंगे कि अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध किया जाता है और उसके बाद एक धम्म यात्रा की प्रक्रिया में वो बुद्ध धर्म से संबंधित सभी स्थलों का भ्रमण करता है और अपने शासन के 20वें वर्ष पहुंचता है वो लुम्बिनी ग्राम, जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, और वहां जाकर वो लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त कर देता है और कर की नई व्यवस्था में जो है 1/8 भाग कर व्यवस्था लाता है। इसके अलावा अशोक जो है वो आजीविकों के रहने के लिए, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा बनवा कर देता है। गुफा का नाम याद रखेंगे, लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चौपाड़ गुफा,
सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा। चारों का नाम याद रखेंगे, लोमस ऋषि, कर्ण चौपाल, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आप देखते हैं अशोक के धम्म से संबंधित क्या महत्वपूर्ण तथ्य है। देखिए दोस्तों, धम्म शब्द जो है ये संस्कृत के शब्द धर्म से बना है और धर्म का ही प्राकृतिक रूप है धम्म। अशोक के धम्म जो है नैतिक उत्थान से संबंधित है, यानी नैतिक मूल्यों से संबंधित है। और ये सिद्धांत जो है अशोक राहुलोवाद सूत्र से लिया है, यानी राहुलोवाद सूत्र से अशोक ने धम्म का सिद्धांत अपनाया है। अशोक के धम्म का अगर मूल सिद्धांत की बात की जाए तो वो है स्वयं नियंत्रण, यानी स्वयं पर नियंत्रण करना। ये अशोक के धम्म की मूल सिद्धांत है। इसके अलावा अशोक जिस धम्म सिद्धांत के अंतर्गत जिन नैतिक मूल्यों की बात करता है उनमें महत्वपूर्ण है साधुता, मृदुता, पवित्रता, सत्यवादिता, दान, दया, कल्याण आदि। इन गुणों की चर्चा वो करता है, अशोक जो है अपने धम्म में करता है। यानी इन नैतिक मूल्यों से जो है अशोक की धम्म का जो विचार था वो समाहित होता है। और इस धम्म के जो नैतिक मूल्य हैं इसकी चर्चा मिलती है दूसरे और सातवें अभिलेख में। तो अशोक के धम्म से संबंधित चर्चा दूसरे और सातवें अभिलेख में है। दोस्तों, बिहार यात्रा के रूप में जो प्रचलित यात्रा था अशोक का, उसी में संशोधन करके वो जो है 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा के रूप में परिवर्तित करा देता है। यानी कि 8वें शिलालेख में अशोक के बिहार यात्रा का पहले वर्णन मिलता है और उसी में बाद में 8वें शिलालेख में ही उसको परिवर्तित कर कर बिहार यात्रा न कहकर उसको धम्म यात्रा कहा गया। तो याद रखेंगे धम्म यात्रा का वर्णन किस शिलालेख में है? 8वें शिलालेख में। और दूसरे और सातवें शिलालेख में क्या वर्णित है? तो अशोक के जो धम्म नीति थी उनके नैतिक मूल्यों की चर्चा थी, जिसमें साधुता, मृदुता, पवित्रता, सत्यवादिता, दान, दया, कल्याण आदि शामिल था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य देखा जाए तो अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए कुछ नियुक्तियां की थी, रज्जुकों, प्रादेशिकों और युक्तों। तो अशोक ने धम्म प्रचार के लिए रज्जुकों, प्रादेशिकों और युक्तों की नियुक्तियां की थी और उन्हें आदेश दिया था कि प्रत्येक 5 वर्ष पर वे राज्यों का भ्रमण करें और जनता को जो है धर्म का उपदेश दे, यानी इस धम्म नीति का उपदेश दे, जनता को बताए और उनमें नैतिक मूल्यों को उनके जीवन में समाहित करने का प्रयास करे। अभिलेख में जो है इस प्रक्रिया को, यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य का भ्रमण करना, उसके साथ साथ जनता को धम्म नीति का धर्म उपदेश देना, इस प्रक्रिया को अनुसंधान कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में इस प्रक्रिया को अनुसंधान कहा गया है। अशोक जो है इसके लिए अशोक अपने धम्म के यानी धम्म नीति के प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका, सीरिया सहित कई अन्य देशों में जो है वो अपना दूत भेजता है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण है उसको हम देखते हैं। जैसे कि महेंद्र और संघमित्रा, ये अशोक के पुत्र और पुत्री थे, महेंद्र और संघमित्रा, इन्हें श्रीलंका भेजता है। महारक्षित को यवन देश यानी कि वर्तमान सीरिया वाला क्षेत्र माना जाता है। महारक्षित को यवन देश, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, मध्यम को हिमालयवर्ती देश में यानी हिमालयवर्ती क्षेत्र में, हिमालय से जुड़े हुए जो देश हैं, नेपाल हो, चीन हो, भूटान हो, इन सभी देशों में। मध्यम को भेजते हैं कश्मीर, मध्यम को भेजते हैं हिमालयवर्ती देश में और मझांतिक को भेजते हैं कश्मीर तथा गंधार। तो मध्यम और मझांतिक, मध्यम को हिमालयवर्ती देश में और मझांतिक को कश्मीर और गंधार वाले क्षेत्र में। महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र में और महारक्षित को यवन देश में। तो यहाँ कंफ्यूजन है, ध्यान रखेंगे। महेंद्र संघमित्रा जो पुत्र पुत्री थे श्रीलंका, महारक्षित यवन देश यानी वर्तमान सीरिया, महारक्षित के बाद महाधर्म रक्षित, महाधर्म रक्षित, तो महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। अब आइए मध्यम जो है वो हिमालयवर्ती देश में और मझांतिक जो है वो कश्मीर और गंधार में। इसके अलावा दोस्तों जो महत्वपूर्ण तथ्य इसमें
याद करने वाली चीज है, वो याद रखेंगे कि कौन सा अभिलेख में अशोक से संबंधित किन चीजों की चर्चा है। दूसरे और 7वें अभिलेख में जो है नैतिक मूल्यों की चर्चा है। इसके अलावा 13वें अभिलेख में जो है उसके कलिंग पर अधिकार करने की चर्चा है। इसके अलावा मास्की अभिलेख जो है इसमें उसके राज्याभिषेक की चर्चा है। तो इन सब तथ्यों को याद रखेंगे, रिवीजन करेंगे। बाकी अगर कहीं कंफ्यूजन आपको है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।